वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 5 के जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ इवेंट्स थे जो न्यूज़पेपर्स में थे लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स। यहाँ पर जितने भी जो करंट अफेयर थे 5 जुलाई के आज हम उनको कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस न्यू इनिशिएटिव के अंडर जो है वो हम डेली के करंट अफेयर को जो है वो कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फोकस है करंट अफेयर के साथ स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर करना, जिसमें स्टैटिक फैक्ट्स जो है वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी आप देखोगे एग्जाम्स का ट्रेंड भी इस बार का, अगर आप एचएएस का प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम से तो उनके फाउंडिंग ईयर पूछ रखे हैं कि ये स्कीम जो है वो कब शुरू की गई। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फाउंडिंग ईयर जो है वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में जो है वो आता है एग्जाम में। तो उसी तरह से जो है वो हम जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल जो है वो यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट्स के साथ लिंक करके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहला आता है स्मार्ट सिटी मिशन। यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, ये द हिंदू की न्यूज़ है। स्मार्ट सिटी मिशन का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर मार्च 2025 तक। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन लॉन्च किया गया था सरकार ने, उसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और इस बार पूछा भी गया है, अगर आप देखोगे इस तरह से एक मिशन एक्सटेंशन की बात की गई और एचएएस में क्वेश्चन भी आ रखा है। तो स्मार्ट सिटी मिशन नेशनल न्यूज़ बन गया और मार्च 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मिशन लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 25 जून 2015 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब हमारे लिए, तो इसको ध्यान में रखना। देन यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि प्रमोट करना सिटीज़ को दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। वो सिटीज़ जो प्रोवाइड कर रही है क्या, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशंस। यहाँ पर वो मतलब मेन टारगेट हमारा क्या है कि हमारा टारगेट है स्मार्ट सिटीज़ पर और स्मार्ट सोल्यूशंस पर। यहाँ पर जो है वो स्मार्ट सोल्यूशंस के थ्रू जो है वो सिटीज़ प्रोवाइड कर रही है क्या, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सभी जो है वो एक स्मार्ट सोल्यूशन की फॉर्म में यहाँ पर जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन में लॉन्च किया गया था। और ये याद रखना कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 100 सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट की गई थी इस मिशन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। देन नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी न्यूज़ आती है वो होती है इंडिया टू होस्ट 46th यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन। और ये पैनल सेशन कब से कब के बीच में होगा, 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में। भारत में अगर हम बात करें यहाँ पर 42 जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 42nd बनी है वो कौन सी है, प्लस फर्स्ट कौन सी थी। फर्स्ट का भी आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट कौन सी थी और 42nd कौन सी है, यानी कि फर्स्ट और अभी जो रिसेंट बनी है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसके बाद एसबीआई के जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर न्यू एमडी एंड सीईओ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, जिसमें एमडी और सीईओ जो अपॉइंट किए हैं वो किए नवीन चंद्र झा को जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। देन उसके बाद सरयू रिवर, ये न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। अभी उस आर्टिफिशियल लेक की वजह से फ्लड का चांस जो है वो खतरा वगैरह बन रहा है, तो इस वजह से जो है वो ये न्यूज़ में है। और ये कहाँ पर, सरयू रिवर की अगर हम बात करें, फ्लोज थ्रू द उत्तराखंड एंड यूपी। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है वो एक एंशिएंट रिवर है, मतलब कि मेंशन कर रखा है वेदास और रामायण में। वेद और रामायण दोनों में जो है वो सरयू रिवर के बारे में बताया गया है। अयोध्या होली सिटी अगर हम बात करें, अभी अयोध्या टेम्पल भी यहाँ पर बना है, राम टेम्पल, तो इसलिए न्यूज़ में भी है। अयोध्या जो है वो सरयू रिवर के बैंक पर है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर जो है वो कौन सी सिटी जो है वो किस नदी के किनारे पर है। तो आपको यहाँ से बताना है कि जो दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे पर जो है वो सिचुएटेड है। ऑरिजिनेट अगर हम बात करें, रिवर जो है ऑरिजिनेट होती है वो कहाँ पर होती है, फुट हिल ऑफ द हिमालयाज। और ये जो है आपकी जो सरयू रिवर है, ये जो आपकी शरधा रिवर है उसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है। और शरधा रिवर को जो है वो काली नदी भी क्या कहा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइब, ये अपतानी कम्युनिटी है, ये एक ट्राइबल ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फॉर्म में दोबारा से आ सकता है। उसके बाद हमें याद रखना है कि अपतानी जो ये कम्युनिटी है ये रहती है जीरो वैली में, तो हमें ये भी क्लियर होता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो जीरो वैली लोकेटेड है। लैंग्वेज जो है वो उनकी वो है तानी। यहाँ पर ये आई की बिंदी जो है वो सब जगह से हट गई है, ये पीडीएफ में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा इशू है। तानी जो है वो यहाँ पर जो है वो इनकी जो है वो लोकल लैंग्वेज है। वर्शिप की अगर हम बात करें तो ये सन और मून दोनों को वर्शिप करते हैं, यानी कि नेचर वर्शिप। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सूर्य जो है वो उदय जो है वो पहले होता है, तो इसलिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर हमें अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क वहाँ पर है, उसको साथ में कवर कर देते हैं।
तो तेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, जिसके थ्रू से क्या है कि सुवर्णश्री जो रिवर है ये आपकी जो है वो इधर से इस तरह से निकलती है। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ये फ्लो करती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो तेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपकी सुवर्णश्री रिवर जो है वो फ्लो करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिवर यहाँ से जो फ्लो करती है, इसको सियांग और दियांग कहा जाता है। ये ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो सबसे पहले बॉर्डर से ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर आपका देखो चाइना लग जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका चाइना हो गया और इधर वाली साइड पे आपका म्यांमार हो गया, और ये याद रखना, और यहाँ पर आपका जो हो गया भूटान हो गया। तो 3 कंट्रीज के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ ऊपर अगर हम पूरा नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। देन उसके बाद यहाँ पर मौलिंग जो है वो आपको नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है, देइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिलेगी, तेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इधर से सुवर्णश्री रिवर आ गई। और देन उसका ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के या पक्कोई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा जो हमें याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर हम याद रख सकते हैं इधर वाली साइड पे यहाँ पर आता है नामदापा नेशनल पार्क, और नामदापा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कमलांग नेशनल पार्क और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है वो इस साइड पे यहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको लोकेशन वाइज भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्शन की फॉर्म में कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो इसलिए हमने इसको साथ में यहाँ पर कवर कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो भी लॉन्च की गई है, तो उसके से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1997 में, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर वेनिया ऑस्ट्रिया में है। वेनिया ऑस्ट्रिया वैसे भी न्यूज़ में है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी रशिया के बाद जाने वाले हैं ऑस्ट्रिया, तो इसलिए जो है वो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होने जाना है। और वेनिया कन्वेंशन, वेनिया में जितने भी कन्वेंशन समिट्स हो रखे हैं वो सभी हमने जो है वो अपनी जो है वो लास्ट जो पिछले मंथ पिछली डे के जो करंट अफेयर थे उसमें कवर्ड कर रखे हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, इस ये जो ऑफिस है इसका जो मेन टारगेट है वो है ड्रग को एड्रेस करना, कि ड्रग से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है, लाइक मिसयूज़ हो रहा है ड्रग का, इलीगल ट्रेड हो रही है या इलीगल प्रोडक्शन हो रही है, तो उन सभी को रोकना जो है वो यहाँ पर जो है उसका मेन टारगेट है। ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, 1997 में बनी थी। देन उसके बाद वयांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ में आई है, केरला में है, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, और याद रखना कि ये इंटीग्रेटेड पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है और भारत से जो है वो ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी इंक्लूड होता है एक तरह से। और वयांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, नगरहोल एंड बांदीपुर इन कर्नाटका। कर्नाटका वाली साइड में अगर हम देखें यहाँ पर तो नगरहोल और बांदीपुर होगा, और तमिलनाडु वाली साइड पे अगर हम बात करें तो मुदमलाई जो है वो तमिलनाडु वाली साइड में होगा। और जितने भी मलाई होंगे ना ये सारे तमिलनाडु में ही आते हैं। देन उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, और अभी अगर हम बात करें 16th एडिशन जो है वो यहाँ पर मेघालय में हुआ है या मेघालय में होने जा रहा है 16th एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन गौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनियस है ये, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये याद रखना, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया, मतलब भारत में ये जो है वो एक तरह से इंडिजीनियस हम इसको कह सकते हैं। भारत भी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आता है, और इंपॉर्टेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी मिल जाती है। IUCN स्टेटस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वल्नरेबल। IUCN की अगर हम बात करें तो ये बना था 1948 में, और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बताना है कि जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वो कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च किया गया था। और इंडियन गौर का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो स्टेटस जो जिस शेड्यूल में आती है वो है शेड्यूल 1 में जो है वो इसको ऐड किया गया है, और साइट्स में इसको ऐड किया गया है अपेंडिक्स 1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे ही जाते हैं। उसके बाद है रुद्रम 1 मिसाइल, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको डेवलप किया था DRDO ने। DRDO जो है वो बनाया हमारा 1958 में, और एक बात याद रखना कि नासा भी जो है वो हमारा 1958 में बना है, और इसरो जो है वो हमारा बना है 1969 में। ये फैक्ट जो है वो हम साथ साथ में इसी तरह से रिवाइज कर सकते हैं ताकि हमारे माइंड में हमेशा रहे। तो अगर आपको रोज़ ये DRDO न्यूज़ में मिल रहा है तो रोज़ DRDO का फाउंडिंग ईयर, DRDO का फर्स्ट जो है वो चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल कौन था और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, उन्हें हम साथ साथ में याद कर सकते हैं। रिसेंटली जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया इस मिसाइल का, और ये फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 9 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं,
2015 में लॉन्च किया गया था। और डिजिटल इंडिया के हमारे जो है वो 9 पिलर्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कहा है कि ब्रॉडबैंड हाईवेज हमारे होंगे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी होगा, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम होगा, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी होगा, यानी कि ई गवर्नेंस की बात की जा रही है। ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो ये जो है वो डिजिटल हमारे जो है वो 9 कोर पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के। और मॉडर्न इंडिया के बाद डिजिटल इंडिया इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी अब मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन जो है वो कम हो गए हैं, तो इसलिए डिजिटल इंडिया को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद। ये सेलिब्रेट करते हैं हम 4 जुलाई को। यहाँ पर एक बात याद रखना कि इन्हें जो है वो स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो यहाँ पर कहा जाता है कि फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म कंसिडर किया जाता है। इनका बर्थ हुआ था 12 जनवरी 1863। इनका जो बर्थ ईयर है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल यूथ डे। और बर्थ इनका कलकत्ता में हुआ था एज ए नरेंद्र नाथ दत्त, यानी कि इनका पुराना नाम जो है वो नरेंद्र नाथ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। डेथ अगर हम बात करें इनकी हुई थी 1902 में बेलूर मठ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इनकी डेथ को जो है वो सीक्वेंस वाइज में मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस बनाकर जो है पूछा गया था कि कौन सा इवेंट पहले हो रखा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में आ रखा है। उसका 1893 में अगर हम बात करें अटेंड किया था इन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में हुई थी, इसको अटेंड किया था। 1897 में इन्होंने फाउंड किया था एक मिशन जिसको कहते हैं रामकृष्ण मिशन, कहाँ पर, कोलकाता में। डेथ जो है वो बेलूर मठ में हुई और बेलूर मठ भी आपका जो है वो कोलकाता में है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि एडीबी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने साइन किया है $170 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन। यहाँ पर ध्यान रखना कि 170 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन जो है वो साइन किया है एडीबी के साथ हमने। इसमें जो मेन फोकस है वो ये है कि हमें जो है वो अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, जिसमें हमने जो है वो प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हमें जो है वो प्रिपेयर रहना है, और साथ में एक एक्टिव रिस्पांस जो है वो फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए, मतलब हमें फ्यूचर पैंडेमिक्स को ध्यान देकर पहले से प्रिपेयर रहना और अपने हेल्थ सिस्टम को जो है वो स्ट्रांग बनाना है। इसलिए जो है वो ये जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका इतने जो है कि $170 मिलियन का जो है वो यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो लोन साइन किया है एडीबी के साथ। तो एडीबी न्यूज़ में आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये बना है 1966 में ये बना था, और इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये एक बात तो अपने माइंड में रखना है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एडीबी सबसे पहले। और यहाँ पर जो मेन टारगेट है, एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जिसका एम है रिड्यूस करना पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक थ्रू द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। हम यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियर कह दिया कि हम ऐसी ग्रोथ चाहते हैं जिसमें एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। फाउंडिंग मेंबर्स में अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1996 में बना था, 1966 में बना था, तो भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलीपींस में जो है वो हेडक्वार्टर है, जो हमें याद रखना है। एडीबी के जो है वो 31 फील्ड ऑफिसेज है। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें 68 मेंबर्स है, जिसमें से 48 रीजनल मेंबर्स हैं, 19 नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें एशिया के ही मेंबर, अगर एडीबी एशियन बैंक है तो इसमें एडीबी सिर्फ एशियन ही होंगे, इसमें बाहर से भी जो है वो अलाउड है। अब यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो लीडिंग शेयर है वो जापान और यूएसए का है, फिर उसके बाद चाइना, फिर भारत। तो ये तीनों को जो है वो यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। आई होप हमारे ये करंट अफेयर आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।